जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सभी भाइयों के। ज़बरदस्त मॉक होने वाला है, ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। लास्ट तक सारे भाई क्वेश्चन देख के जाना। दोनों फिजिक्स और मैथ्स के दोनों के क्वेश्चन है। फिजिक्स का मॉक देंगे पहले और फिर मैथ का मॉक देंगे और क्वेश्चन का लेवल देखना बहुत गजब है। देंगे ओवरऑल मिक्सर होगा क्वेश्चनों का। सभी भाई पेज और पेन जरूर लेके बैठना। ओके दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहला फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वो आपकी स्क्रीन पे है। बताइए, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है उसका आपको रिलेशन बताना है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में। बताइए दोस्तों, जो वायु होती है आपकी, वायु में ध्वनि का वेग टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ में घटता है, या दाब के साथ में बढ़ता है, या दाब पर निर्भर नहीं करता है, या ताप पर निर्भर नहीं करता है। और आप ऑप्शन आपके केवल एक और दो, केवल दो और तीन। आप बस मेरे को ये बता दीजिए यहाँ पे कि क्या वायु में जो ध्वनि का वेग है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे किस प्रकार निर्भर करता है, ये बता दीजिए बस। तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेशर पर ध्वनि का वेग डिपेंड नहीं करता है। केवल और केवल जब आप फॉर्मूला लगाओगे, आपने फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है हमारे ध्वनि का वेग का? v इज इक्वल टू, ये गामा यहाँ पे होता है, और एक होता है हमारा p अपॉन में रो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारा गामा आर टी अपॉन में m। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, टेम्परेचर पे सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप प्रेशर जब बढ़ाते हो तो उसी अनुपात में क्या है, घनत्व भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर और घनत्व जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्रेशर और घनत्व एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो घनत्व भी बढ़ता है। इसका मतलब हो गया ये दोनों अनुपात में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस समय वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केवल और केवल टेम्परेचर से। तो क्या होगा, ताप के साथ बढ़ेगा और दाब पर निर्भर नहीं करेगा। ये इसका राइट आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन होगा? देखो, ताप के साथ क्या होता है, बढ़ता है, तो पहला ये हो गया, और दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला और चौथा, पहला और चौथा किसमें है दोस्तों? पहला और चौथा है अपना, ठीक है, यहाँ पे है नहीं, बाकी आप देख लेना। पहला और चौथा जो है इसका राइट, ये इधर है दोस्तों, ये रहा पहला और चौथा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके ऑप्शन थोड़े दूर दूर थे, बाकी क्वेश्चनों के जो है पास पास में रहेंगे। इसका आंसर बताइए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है अपना आज का, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्तकाल टी है, तो माध्य स्थिति से आयाम की आधी दूरी तक जाने में लगने वाला समय क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। आपने पढ़ा होगा विस्थापन का जो समीकरण क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आयाम हो गया साइन ओमेगा टी, ये होता है, आपको पता है। किसी भी भाई का आंसर सही नहीं आया। देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखो माध्य स्थिति से आयाम की आधी दूरी तक, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? a/2। देखो लिख रखा है माध्य स्थिति से आयाम की आधी दूरी, तो a/2 लिख दिया मैंने। ये हो गया हमारा a साइन, ठीक है। ओमेगा की जगह आप क्या लिखोगे? 2π/t। ओमेगा की जगह क्या लिखोगे आप? 2π/t लिख दिया, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई में अपना टाइम आ गया। अब देखो यहाँ से a कट गया, और ये साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की, ठीक है। फिर हो गया ये साइन 2π/t इंटू में टाइम t। अब देखो हम कंपेरिजन करेंगे, जब यहाँ पे ये पूरा एक साथ है, ठीक है, जब हम कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, π/6 इज इक्वल टू 2π/t इंटू में t। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपना टाइम t क्या आ गया दोस्तों? t अपॉन में 12। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। कितना टाइम लगेगा? t अपॉन में 12। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाना पकाने के बर्तन के लिए सबसे उपयुक्त वह होगा जिसके लिए, बताइए दोस्तों, खाना पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं वो बर्तनों में जो है क्या अच्छा रहेगा, उनकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी रहनी चाहिए और चालकता कैसी रहनी चाहिए? होनी चाहिए उनकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और चालकता वह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तब जो खाना बनाने वाले बर्तन जो है वो अच्छे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? विशिष्ट ऊष्मा कैसी होनी चाहिए? निम्न
और चालकता कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनके आंसर देते रहो साथ के साथ में। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अभी हम पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछा गया है एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसमें केवल और केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W अपॉन में Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, कार्नोट इंजन का आपने पढ़ा होगा जब। तो यहाँ पे जो है W हमारा कार्य है, Q हमारी ऊष्मा है, और T1 टेम्परेचर जो है यहाँ पे बड़ा है हमारा T2 से। ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, और नहीं पढ़ा तो याद रखना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा हमें, कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो है कार्य निकालना है मुझे, और Q हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे इतनी ऊष्मा दे रखी है। बस आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पे दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं, ये रहा एक टेम्परेचर T1 और एक टेम्परेचर हमारा T2, ये रहा। और Q की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है यहाँ पे, 6 × 10⁴। आपको बस फॉर्मूले में रखना था और इसका आंसर आ जाता। तो इसका आंसर जो राइट आप जब सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर आएगा दोस्तों। अभी सी किसी का भी नहीं आया था इसमें। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लिख लेना इस क्वेश्चन के साथ में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सभी दोस्त। जो भी क्वेश्चन आपके लिए नया हो स्क्रीनशॉट जरूर लेना उसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए दोस्त। PV इज इक्वल टू 2/3 × E। ये रिलेशन होता है सीधा सीधा, आप याद रखना। PV इज इक्वल टू क्या होता है, 2/3 × में E। दोस्त क्वेश्चन है अपना, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका, ρGH। हाइट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो त्वरण पे डिपेंड कर रहा है, और हमारे रो पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एरिया कहीं पे भी नहीं है, एरिया कहीं पे भी नहीं है, तो तली के क्षेत्रफल पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। ये हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का एक प्रतिबल लगाने पर एक पूर्णतः प्रत्यास्थ तार की लंबाई को दुगनी हो जाती है, इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। इसके अंदर केवल फॉर्मूला लगाना है आपको, केवल फॉर्मूला। देखो साथियों, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल अपॉन में क्या होता है हमारा, विकृति। अब देखना, देखो विकृति क्या होती है अपनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ΔL/L, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, ये होता है। अब देखो मान लो L2 - L1/L था। अब अगर पहले L1 थी तो इसको क्या कर दे रहा हूँ मैं, डबल कर दे रहा हूँ, 2L1 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2L1 - L1/L1। तो देखो क्या आया इसका आंसर, 1। इसका मतलब क्या, विकृति की जगह क्या रखोगे आप, 1 रखोगे। और प्रतिबल आपको देखो यहाँ दे रखा है, तो इसमें 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, यही आएगा प्रतिबल ही। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन में, बी में। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें फॉर्मूला लगाना था आपको, बस आपका आंसर आ जाता। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों को 1% से अगर हम घटा दें तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है अपना, G = क्या होता है, G m/r², यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, द्रव्यमान को भी घटा दे रहा हूँ 1% से, और अपनी रेडियस भी 1% से घटा दे रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे बनाते हो आप, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, Δm/m इंटू में 100 प्लस का डेल्टा, ये देखो r² क्या होता है, आगे आ जाता है, तो 2Δr/r इंटू में 100%। अभी देखना, देखो m क्या कर रहा हूँ, 1% घटा रहा हूँ, तो ये 1% यहाँ पे घट गई। लेकिन ये देखो रेडियस आप जब घटाओगे, रेडियस जब आप घटाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 2%। तो ओवरऑल क्या आएगा मेरा, 1%। तो ओवरऑल इसका मतलब हो गया 1% हमारा बढ़ जाएगा। तो आंसर होता हमारा बी। देखो इसको किस तरह लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे पहले परसेंटेज बीन में। ठीक है, अब देखो मास घटा रहे हो तो मैंने माइनस लिख दिया इसकी जगह, लेकिन रेडियस का जो है 2 आगे आ जाता है, और रेडियस आप घटा रहे हो तो जी आपका बढ़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस चिन्ह रखा।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, तो ओवरऑल 1% आया। इसका मतलब क्या हुआ, 1% से आपका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा हमारा। बल आघूर्ण जो है हमारा क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस में एफ वेक्टर, यही होता है। बस आपको यहाँ पे सदिश में वैल्यू रखनी थी और इसका आंसर आ जाता दोस्तों। मतलब आर और एफ का सदिश गुणनफल होगा, तो आप आर और एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और ऊपर रखो आई जे के या नीचे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी आपको वैल्यू निकालना है और 4 ऑप्शन में से इसका एक आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलिए, इसका आंसर बताइए। गतिमान वाहन के विराम अवस्था में होने तक तय दूरी समानुपाती होती है। इसका 2as। अब देखो यहाँ पे विराम अवस्था में आ गई, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा अपना 0, तो u² इजिक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 2as। तो यहाँ पे जो दूरी है वो क्या आ जाएगी अपनी u² अपॉन में माइनस का 2a। तो यहाँ से देखो दोस्तों, दूरी क्या है हमारी, वेग के स्क्वायर के समानुपाती है। तो दूरी क्या है हमारे प्रारंभिक त्वरण के वर्ग, नहीं प्रारंभिक वेग का वर्ग। तो ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये आपको सीधा याद रखना है कि स्प्रिंग तुल्ला का पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा और भौतिक तुल्ला जो है वो संतुलित अवस्था में रहेगा, क्योंकि जो स्प्रिंग तुल्ला है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसके कारण उसका पार्ट बढ़ जाएगा, और भौतिक तुल्ला है उस पर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, इसलिए वो क्या होगा हमारा संतुलित अवस्था में रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। कब कम होगा दोस्तों, जब आपने देखा होगा, आप जब लिफ्ट में जाते हो तो आप जब ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको भार ज़्यादा महसूस करता है, और जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको भार अपना जो है रियल से भी कम लगता है। तो राइट आंसर होगा हमारा, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जब एक समविभव सतह होती है जिस पर हर पॉइंट पर विभव क्या होता है हमारा बराबर होता है, तो अगर एक आवेश को मुझे कहीं पे भी लेके जाना है, कहीं पे भी, तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, क्योंकि विभव क्या होता है हमारा समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का कि 3.5 किलो ओम प्रतिरोध तथा 5% सहनशीलता वाले प्रतिरोध का वर्ण कोड क्या होगा। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाली ट्रिक है, इसमें वो लगानी है आपको। देखो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो। 5% सहनशीलता किसकी होती है, गोल्ड की होती है, तो देखो सिल्वर वाले 2 ऑप्शन कट गए। फिर आपको पता है दोस्तों 3 जो है किस पे आता है, 3 पे कौन आता है, देखो तो 0 1 2 3, 3 पे क्या आएगा ऑरेंज, ऑरेंज पे क्या है नारंगी, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन बताइए, प्रतिरोध आर में उत्पन्न होने वाली जूल ऊष्मा अधिकतम होगी यदि आर का मान है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कब जूल ऊष्मा अधिकतम होगी, जब आर की वैल्यू आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगी। जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा तो जो हमारी जूल ऊष्मा मैक्सिमम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आपने देखा दोस्तों बी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा 1/r। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, त्रिज्या को, दूसरी वाली जो कुंडली है उसकी त्रिज्या कितनी है मेरी, दुगनी है। तो देखो b1/v2 क्या आ जाएगा, आप बताओ, b1/v2 क्या आएगा अपना r2/r1। ठीक है, b1/v2 क्या आएगा अपना r2 कितना अपना 2r, और r1 कितना है r, तो क्या आ गया अपना 2। यही मुझे पूछा है, तो 2 जो मेरा ये रेशियो आ जाएगा, b1/v2 क्या आ गया 2 रेशियो में 1। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ चुंबक के अंदर
चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसी होती है? आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से जाती है, देखो नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ, और देखो अंदर कैसे जाएगी ये, साउथ से नॉर्थ की तरफ, समझ गए। बाहर कैसे जाएगी, बाहर जाएगी नॉर्थ टू साउथ, और अंदर देखो कैसे जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलनाकार छड़ चुंबक को वर्तीय कुंडली के अक्ष पर रखा गया है। यदि चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो क्या धारा आएगी या विद्युत बल आएगा या नहीं आएगा? ये ऑप्शन में हमें पूछा है, बताइए। तो दोस्तों, जब एक बेलनाकार छड़ चुंबक को आप वर्तीय कुंडली के अक्ष पर रखोगे और उसको जो है चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाओगे, तो दोस्तों फ्लक्स जो होता है हमारा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुंबकीय फ्लक्स जो है हमारा परिवर्तित नहीं होगा, तो हमारा न तो विद्युत वाहक बल आएगा, न ही हमारी प्रेरित धारा आएगी। तो इसका क्या आंसर होगा? अब देखो, ये दोनों प्रेरित, ये आएंगे नहीं दोनों। विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा नहीं, विद्युत धारा प्रेरित होगी नहीं, तो क्या होगा, कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी। समझ गए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, तो जो है कुंडली में धारा नहीं आएगी। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलसी परिपथ का समय स्थिरांक है। क्या फॉर्मूला होता है? 2π√LC। ये सीधा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश विद्युत प्रभाव का उदाहरण है? अप्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, द्विविमीय टक्कर और तिर्यक टक्कर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, सीधा आप याद रखना है इसको। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो अप्रत्यास्थ टक्कर में होता है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसके अंदर कौन सी टक्कर होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर। आप याद रखना सीधा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन स्थायी होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों स्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, न तो न्यूट्रॉन और न प्रोटॉन स्थायी होता है। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? न्यूट्रॉन क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो आपका अस्थायी होगा, बाकी प्रोटॉन आपका स्थायी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सीधे याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा या केवल होल के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो एक अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा बहती है और होल के कारण भी धारा बहती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। आपको पता है ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 1/√μ0ε0। ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में अपवर्तित होता है तो क्या होगा? तरंग दैर्ध्य और आवर्ती पर क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों आपको पता है आवर्ती वो डिपेंड करती है वो किस सोर्स से प्रकाश आ रहा है, किस सोर्स से लाइट आ रही है। तो आवर्ती तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, भले ही कोई सा भी मीडियम चेंज हो। तो देखो, आवर्ती बढ़ते हैं तो ये ऑप्शन गलत, आवर्ती घटती है तो ये ऑप्शन गलत, बचा ऑप्शन बी और सी। अब बताइए तरंग दैर्ध्य का क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे v इक्वल टू क्या होता है? n इंटू लेमड़ा, जहाँ v वेग है, n आवर्ती है और लेमड़ा अपना तरंग दैर्ध्य है। अब देखो आवर्ती कांस्टेंट है यहाँ पे। अब देखो, आप जब वायु से कांच में जाओगे तो आपका वेग घटेगा, तो लेमड़ा भी क्या होगी आपकी? घटेगी। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? घटेगी। और आवर्ती वहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब प्रकाश वायु से कांच में अपवर्तित होता है तो क्या होता है? आवर्ती हमेशा फिक्स रहती है और तरंग दैर्ध्य
घटती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वेलोसिटी कम हो रही है, तो हम अपना तरंग दैर्ध्य है वो भी अपना कम होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो ये जो हमारे 25 क्वेश्चन थे हमारे फिजिक्स के। तो मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। एक रेखा एक परवलय को कब स्पर्श करती है, जब c इज इक्वल टू क्या हो आपका a अपॉन में m। ये कंडीशन होती है जहाँ पे c क्या आपका ये रहा, वहाँ यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। तो c क्या हो गया आपका 1, a क्या हो गया यहाँ से देखो a यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 1। आप जानते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ax। तो यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो एक a क्या आ जाएगा 1 और m क्या है अपना m। तो यहाँ पे 1 अपॉन में m, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो कर देगा वो सेक्शन 2 में बहुत अच्छे नंबर लाएगा। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका 1 मिनट पूरा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। जब भी एक सर्किल दूसरे सर्किल को जब 90 डिग्री पर काटता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है वो मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे 2g1g2 प्लस f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये एक कंडीशन होती है दोस्तों। जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को 90 डिग्री पे काटता है तो क्या होता है 2g1g2 प्लस f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इसमें देखो आपको क्या करना है, जो आपको जो वर्त का समीकरण चाहिए उसका आप समीकरण मान लो। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस आपको करना कुछ नहीं है। इसके अंदर देखो इसका जो है अपना यहाँ पे एक g हो गया और ये f हो गया सेंटर, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका g1 और f1 तो ये हो गया, और g2 और f2 ये आपसे यहाँ पे कंपैरिजन करना आपको इसमें, इस समीकरण में, इस समीकरण में और इस समीकरण में। और देखो c1 या एक बार तो c1 क्या आ जाएगा, इसका तो c1 क्या आ जाएगा c, और यहाँ पे एक बार c1 ये आ गया, एक बार c2 ये आ गया और एक बार c3 ये आ गया। यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगी आपकी, 3 इक्वेशन बनेगी। उन तीनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका g, f और c की वैल्यू आ जाएगी। बस उसको आपको क्या करना है इस समीकरण में रख देना है, आपका आंसर आ जाता। बस दोस्तों कंपैरिजन करना है, ये फॉर्मूला याद रखना था आपको। ये कंडीशन होती है जब दो सर्किल 90 डिग्री पे काटते हैं तो क्या होता है 2g1g2 प्लस f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। तो ये g, f और c की आपको 3 इक्वेशन बनते हैं, उनसे आपको आंसर निकालना था। और आंसर इसका जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। यहाँ से जो g की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 2/3, f की वैल्यू आपकी आती है 2/3 और c की वैल्यू आपकी आती है -1। ये तीनों वैल्यू आप यहाँ रखोगे इस इक्वेशन में तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताइए दोस्तों। दो रेखा दे रखी है आपको, आपको पूछा इनके बीच का कोण क्या होगा। दोस्तों दो रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। आपको यहाँ से m1 निकालनी है, यहाँ से m2 निकालनी है और ये फॉर्मूले में रख देनी है, इसका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से तो ये हो गया। देखो मेरा यहाँ से आप m1 कैसे निकालोगे, m1 हो जाएगी आपकी देखो यहाँ से माइनस का b अपॉन में a, ठीक है। यहाँ से m1 क्या आ जाएगी आपकी x अपॉन a इज इक्वल टू आप क्या करोगे इधर माइनस का y अपॉन b करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का b अपॉन a। सेम यहाँ पे जो है केवल और केवल क्या होगा चिन्ह चेंज होगा, ये आपका b अपॉन a आ गया, बस आप रख दीजिए। m2 क्या आ गया आपका b अपॉन में a, ये माइनस यहाँ पे है और एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये, तो ये हो जाएगा अपना प्लस b अपॉन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का b अपॉन a। इतना समझ में आ गया, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे b अपॉन a, यहाँ पे माइनस का b अपॉन a। बस आप यहाँ पे tan थीटा है आपका, इसको सोल्व करोगे दोस्तों ये हो जाएगा tan थीटा
ऊपर हो जाएगा आपका 2b अपॉन में a इंटू में a स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक a से एक ही कट जाएगा, ये आ गया मेरा टेन थीटा 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मोड। देखो ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप जानते हो दोस्तों 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे देखो x की जगह आप क्या रखोगे? अगर आप इसको इसके जैसा बनाना चाहते हो तो आप x की जगह रखना पड़ेगा आपको b अपॉन ए। अगर आप x की जगह इसमें b अपॉन ए रखोगे तो देखो सेम टू सेम ऐसा फॉर्मूला बनेगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2tan इनवर्स b अपॉन में a, 2tan इनवर्स b अपॉन में a। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। इसका समझ गए होंगे, केवल फॉर्मूला लगाना था, फिर इसको इस तरह सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें पूछा है x की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, होता है π/2। तो इसमें एक आप साइन इनवर्स x और एक कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका π/2। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 3 साइन इनवर्स x प्लस π/2। वो π/2 मैंने क्या किया, इस तरफ लेके आ गया, तो ये हो गया पाई माइनस π/2, ये हो गया π/2। इसको ऑल सोल्व करोगे तो ये 3 और नीचे इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। इतना समझ में आ गया? साइन में π/6 जो है, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन π/6, और π/6 मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना था, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2, बस इधर रखना था और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो इस सारणिक का मान क्या होगा? तो दोस्तों आपके 30 सेकेंड हो गए हैं। अभी देखिए, आप इसको सोल्व करोगे तो पता चलेगा हमें क्या निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। बट अल्फ़ा और बीटा का क्या काम पड़ेगा वो इससे को सोल्व करने पर पता चलेगा। तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ। जीरो से सोल्व करूँगा तो सारा जीरो हो गया, पहले वाला जीरो से। बीटा माइनस का लगाऊंगा मैं, तो माइनस का बीटा, इसको ऐसे सोल्व किया मैंने तो क्या हो गया मेरा माइनस का अल्फ़ा बीटा। मैं सारणी को सोल्व कर रहा हूँ बस। ये हो गया मेरा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे पूछा है। तो देखो ये क्या हो गया मेरा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। मैं दोनों में से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा। बस इसकी वैल्यू मुझे पूछी है। ये क्या होता है दोस्तों? दो मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है c अपॉन में a, तो c अपॉन में a तो कितना हो जाएगा 5/2। और ये क्या होता है अल्फ़ा बीटा? दो मूलों का योग माइनस b अपॉन में a, तो b ये रहा और a ये रहा और माइनस का चिन्ह, तो b अपॉन में a। तो क्या आंसर आ जाएगा -15 अपॉन में 4। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी? विभिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी? हमें क्या बनानी है? 9 अंकों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंकों की हमें क्या बनानी है? संख्या बनानी है। और अपने पास अंक कितने होते हैं? अंक कितने अपने पास? 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो ये 8 अंकों की होगी, तो जीरो यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी कितने बच गए? 9, तो 9 यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे तो जीरो आ ही सकता है, तो 9 यहाँ आ गए। तो 9 संख्या यहाँ आ गई। 9 संख्या में से कोई एक संख्या आ सकती है यहाँ, क्योंकि जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे 9 संख्या आ सकती है, यहाँ पे तो जीरो आ ही सकता है। अब कितनी संख्याएं बच गई? 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं है। जब तक न बोले तब तक नहीं ये माननी है। तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों आप? ये सारा मल्टीप्लाई हो गया अपना। अब देखो इसको, देखो आप इसको आप क्या लिख सकते हो? 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और ये अपना 9 है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। इसको आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन रख के आपको देखना है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर, अगर समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं ऑप्शन से करता हूँ। देखो यहाँ पे 6 और -1 है और एक में 6 और -1 दोनों है, तो मैं दोनों चेक करता हूँ। तो देखो मैंने जैसे यहाँ 6 रखा तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ 6 रखा ये 3, ये 7 बैठ रहा है, तो 6 अपना राइट आंसर है। लेकिन माइनस भी चेक करना है, -1 रखोगे यहाँ पे, -1 और -2 कितने हो गए -3, लेकिन मोड लगा रखा है तो कितना आएगा +3। सेम यहाँ देखो -1 और -3 कितना हो गया -4, मोड लगा रखा है तो कितना हो जाएगा +4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 और -1 दोनों इसके क्या होंगे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक श्रेणी दे रखी है, पूछा इसके अनंत पदों का योग क्या होगा। आपको लग रहा है देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये देखो गुणोत्तर श्रेणी में लग रहा है। कैसे? क्योंकि जब आप R2/R1 निकालोगे ना, आप R3/R2 निकालोगे तो ये बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है -1/3। तो अनंत श्रेणी, जब गुणोत्तर श्रेणी, जो गुणोत्तर श्रेणी की अनंत श्रेणी हो तो उसका जो योग होता है वो क्या होता है A/1 - R। ए क्या है यहाँ पे पहला पद 9, 1 माइनस आर कितना है -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 +1/3। तो बस इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 27/4। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, बस ये फॉर्मूला याद रखना था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी और अपना आंसर आ जाएगा 27/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + i/1 - i के कोणांक और मापांक, इसका वैल्यू बताना है। देखो इसको सोल्व करोगे आप, 1 + i/1 - i को मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर अपॉन में, देखो i स्क्वायर क्या होता है आपको पता है -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। इसको सोल्व कर रहा हूँ, 1 - 1 + 2 i अपॉन में 2, 1 से 1 कैंसिल, ओनली आयोटा आया। आयोटा का मापांक क्या होगा, आयोटा का मापांक क्या होगा 1, तो 1 देखो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ए ऑप्शन बच गया और डी ऑप्शन बच गया। आयोटा और अक्स की जगह कितना है मेरा 0, तो देखो ये कितना हो गया मेरा इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई जाएगी π/2, तो π/2 जो है राइट आंसर हो जाएगा और ए क्या आ जाएगा मापांक आ जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, माना ए और बी दो समुच्चय है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आप एक समुच्चय लेके सोल्व कर सकते हो। अगर मान लो मैं एक को मानता हूँ 1 और 2 और बी को मान रहा हूँ मान लो 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में तो सारे इंक्लूड होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1, 2, 3, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 1 और 2। अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो है ये सबसेट है, तो 1 ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए यूनियन बी का सबसेट या फिर बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बराबर या सबसेट भी हो, सबसेट तो है ही है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाए, तो ये गलत हो गया, ये बराबर नहीं होंगे, या तो सबसेट होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसका सोल्व कीजिए। इसमें अगर आप अक्स का ऊपर नीचे भाग दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin x अपॉन में x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर x अपॉन में x। अब जब आप इन्फिनिटी का किसी में भाग देते हो तो आपको पता है क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या होगा, आपको इसको y के बराबर मान लो, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या हो जाएगा log y = log e⁻x log x, तो ये क्या हो जाएगा log e⁻x का होल स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दो, log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx = 2 log e⁻x अपॉन में x, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपका 2 log e⁻x अपॉन x इंटू में y क्या अपना x log e⁻x, तो बस इसको आप क्या लिख दोगे, देखो 2 log ex किसमें, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें देखो ये x माइनस भी आएगा ऊपर यहाँ पे -1, तो ये इसमें है देखो
तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका समाकलन बताइए दोस्तों। ये हमेशा 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और नीचे क्या आ गया अपना साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, बस भाग दे दो इसका ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा अपना, एक बार आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक बार क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है 10x, और इसका समाकलन क्या होता है माइनस का कोट एक्स और प्लस का सी। ये किस ऑप्शन में है, माइनस का कोट होना चाहिए, ये गलत, माइनस का कोट होना चाहिए, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए, इसका समाकलन बताइए। तो पहले क्या आएगा, अक्स का करेंगे और फिर e की पावर अक्स का करेंगे, या दोनों में किसी का करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, मैंने एक्स को पकड़ लिया, इसका समाकलन कर दिया की पावर -5x का, माइनस पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन की पावर -5x dx। ये हो गया मेरा x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर -5x अपॉन में -5 माइनस, इसका समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर -5x अपॉन में -5 और dx। तो ये हो जाएगा e की पावर -5x अपॉन में -5, और ये हो गया देखो -5 सॉरी माइनस प्लस 1/5। इसका एक बार और समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में -5 आएगा, जो कि आपका देखो ये जो है e की पावर -5, इसको देखो आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -6 e की पावर -5 अपॉन में 25, और ये क्या हो गया -5 अपॉन 1/25। तो ये किस में 1/25, ये माइनस का नहीं आएगा, दोनों प्लस के नहीं आएंगे, यहाँ पे 6 आएगा, ये 5 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जगह कम थी तो समझाने में थोड़ा असमर्थ रहा, बाकी देख लेना दोस्तों, तरीका आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। 25, जो भी भाई लेट आया है वो बाद में रिकॉर्ड को देख सकता है। दोस्तों समघाती फलन में क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या मानते हैं, vx मानते हैं। इसका उकलन क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू v को पकड़ेंगे x का उकलन करेंगे 1 हो गया, प्लस x को पकड़ेंगे v का उकलन करेंगे dv/dx, इतना आपको पता है। अब देखो ये अपने काम में आएगा अभी यहाँ ऊपर। अब मैं इसमें से जो है dx सेम जगह ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया x dy इज इक्वल टू, मैं इसको लेके जाता हूँ इस तरफ, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से मैं इस डी एक्स को हटा के कितना रख देता हूँ, इधर रख दिया मैंने, और वाई बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का वी से वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसको सोल्व करना है बस। अब इसको आप इधर डी की तरफ ले आओ और इसको आप उधर ले जाओ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, ये ऊपर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स, दोनों तरफ समाकलन कर दो। 1 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, log वी प्लस रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा log x प्लस का c। इतना समझ में आ गया। अब आप देखो v की जगह क्या रख दोगे, v की जगह रख दूंगा मैं y अपॉन एक्स। तो देखो माइनस कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया, और देखो सी एक्स स्क्वायर दूसरी साइड में आ गया, ये गलत हो गया। तो क्या आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप, तो बी राइट आंसर होगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 सदिश समतलीय है तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जो अपना सारणिक होता है उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 0 आती है, अगर 3 सदिश समतलीय है तो इसमें आप वैल्यू रख दो। बस इसको आप सोल्व करना, आपकी लेम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखो सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको,
ये आ गया। अब देखो 20, 14 और 6 कितना हो गया 28 बराबर माइनस का 7 लेमड़ा। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। 3 समतली होते हैं, उसका क्या होता है, सारणी की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रेखा हमारी इस समतल में स्थित है तो के का मान क्या होगा। ये रेखा इस पॉइंट से गुजर रही है और ये रेखा इस समतल में है, तो ये इस समतल को संतुष्ट करेंगे ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट इस समतल में ही है। तो आप रख दो 2 4 -4 2 प्लस के इज इक्वल टू 7। ये 8 -8 प्लस के इज इक्वल टू 7। तो के की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार या 53 शनिवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो 52 सप्ताह के अंदर तो 52 शुक्रवार और 52 शनिवार होंगे ही होंगे। अब बाकी ये जो 2 दिन है ये क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको जोड़ा बनाना है। देखो ये मंडे हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, देखो ये संडे और मंडे हो सकता है, ये मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ये ट्यूसडे और वेनसडे हो सकता है, ये वेनसडे और क्या हो सकता है अपना थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, ये फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे हो सकता है। ये इतनी कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन हो गई 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंडीशन हो गई। इनमें देखो, इनमें सैटरडे और ये जो फ्राइडे और सैटरडे है ये कितनी बार आ रहा है, देखो देखो शुक्रवार जो है कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो 1 और 1 2 बार। तो शुक्रवार आने की प्रायिकता कितनी हो गई 2/7। और शनिवार आने की प्रायिकता कितनी हो गई, देखो शनिवार भी 2 बार आ रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये भी 2/7 हो गई। और एक बार देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर एक बार दोनों क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं। तो आपको पता है या वाले में यूनियन वाला फॉर्मूला लगता है, या वाले में क्या लगता है यूनियन वाला फॉर्मूला। तो a + b - a इंटरसेक्शन b, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो a क्या आ गया अपना 2/7, b क्या आ गया अपना 2/7। और एक में देखो ये दोनों कॉमन भी है, फ्राइडे और सैटरडे जो है एक में कॉमन भी है, तो कॉमन वाला हम घटा देंगे। तो 2/7 + 2/7 - 1/7, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 3/7। तो 3/7 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले ये जोड़े बनाने थे आपको, 7 जोड़े हैं। शुक्रवार आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 बार शुक्रवार आ रहा है तो 2/7। शनिवार आने की प्रायिकता क्या होगी 2/7। अब दोनों जो एक बार कॉमन भी आ रहे हैं फ्राइडे और ये सैटरडे, तो एक बार हम घटा देंगे, तो 1/7 जो घटा देंगे, जो कि 2 बार इंक्लूड हो रहा था, तो एक बार उसको घटा देंगे, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी अपनी 3/7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसकी कोटि और घात क्या होगी। दोस्तों कोटि और घात कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम जो अवकलन होता है, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया हमने 2 बार, तो कितनी बार अवकलन किया है उसको कोटि कहते हैं। और घात जो है उसी की पावर कितनी होती है वो लगाते हैं। तो देखो ये रूट है ना, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, यह आ गया मेरा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो कोटि क्या है, यहाँ पे कोटि कितनी बार अवकलन किया मैक्सिमम 2, और इसी की पावर जो होती है वही हमारी पावर होती है, तो इसकी पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा मेरा कोटि 2 और इसकी पावर भी 2। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना 2 sin x cos x dx, इसका समाकलन पूछा है। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 sin x cos x क्या होता है, साइन क्या होता है दोस्तों, साइन में sin 2x dx। अब देखो साइन का क्या होता है समाकलन, माइनस का cos 2x अपॉन में 2x का क्या हो जाएगा 2 + c। अब देखो ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो अब देखो ये माइनस का 1/2 cos 2x को क्या लिख सकते हो आप 1 - 2 sin² x प्लस c। ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का sin² x प्लस का c, इतना हो गया।
अब देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स और सी और -1/2 को मिला के ये क्या कर देगा, वापस से सी लिख देगा। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इसका अवकलज बताइए दोस्तों, इसका अवकलज क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ये एक्स हो गया, इसको एक बार क्या लिखोगे आप, प्लस एक्स, एक बार क्या लिखोगे, माइनस एक्स। इस समय इसका अवकलन क्या होगा, 2x, और इस समय इसका अवकलन क्या होगा, माइनस का 2x। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 और mod x। इसको, इसका दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। पूछा समुच्चय के वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। देखो ध्यान देना, वास्तविक उप समुच्चय पूछा है। वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2n-1। यही होता है फॉर्मूला। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 2^3-1, ये हो गया 8-1, तो क्या हो गया, 7। ये जो खुद है ये वास्तविक उप समुच्चयों में नहीं गिना जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 7 इसका राइट आंसर है। ये आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं सेक्शन 2 के। 25 हमारे फिजिक्स के हो गए हैं और 25 हमारे मैथ्स के हो गए हैं। एक फिजिक्स में शायद मिस प्रिंट था, ठीक है, वो देख लेना आप। बाकी इसकी PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में इसमें कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।